नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो है हम जिस अधिकार पर बात करेंगे वो है संपत्ति का अधिकार, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था और जिसे अब हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, खाली है। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आपके मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और अब इसे जो है भाग 3 से बाहर करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 300A में भाग 12 में इसे वैधानिक अधिकार के तौर पर, कानूनी अधिकार के तौर पर स्थान दिया गया है। एक बात तो हमें ये ध्यान में रख लेनी चाहिए कि मूल अधिकारों में यदि कोई अधिकार उल्लिखित है तो उसका, और यदि अन्य कहीं अन्यत्र अगर वो है लिखा हुआ है या उल्लिखित है तो उसका, इन दोनों के महत्व में काफ़ी अंतर है, दोनों के इम्प्लीमेंटेशन के टाइप में अंतर है, दोनों में अमेंड किए जाने के टाइप में अंतर है। ठीक है, जो प्रिजर्वेशन, जो संरक्षण भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को मिला हुआ है वो कानूनी अधिकार को भाग 12 में नहीं है। ठीक है, इनके उल्लंघन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विभिन्न तरह के रिट संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 में जारी कर सकता है, लेकिन वहाँ जहाँ भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है वहाँ इस तरह से इसके उसमें उल्लेख नहीं किया जा सकता या इनके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अब अनुच्छेद 31 में क्या था, सबसे पहले तो ये जानना, तो आपको संपत्ति अर्जन करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 देता था, जो वैधानिक तरीके से संपत्ति अर्जन का अधिकार था। ठीक है, और आप अपनी जो है संपत्ति को अर्जित करके सुरक्षित रख सकते थे। ये तत्कालीन समय में जब मूल अधिकार आपका था तब की स्थिति थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि इसे सरकार लोक प्रयोजन हेतु मुआवजा दे करके किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहित कर सकती थी, ले सकती थी। ठीक है, और इसमें पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, जो दोनों जो हैं भू अधिग्रहण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भू अधिग्रहण अधिनियम के तहत संबंधित थे। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया गया। ठीक है, इसी में यह भी कहा गया, क्या कहा गया कि राज्य द्वारा लोक हितार्थ इस तरह के अधिग्रहण पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19F में जो है संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा सकता है यदि राज्य लोक हितार्थ किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहे तो। किस में प्रावधान किया गया? ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, इसी के संबंध में जो है 25वां संविधान संशोधन आया, जिसमें मुआवजे शब्द को हटा करके उसकी जगह राशि शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, और यह कहा गया साथ साथ में कि DPSPs में जो है या नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 जो संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता की बात करता है, और अनुच्छेद 31 जो है इनका उल्लंघन कर सकता है। ठीक, इसी प्रकार 26वां संविधान संशोधन आया, जो प्रमुख संविधान संशोधनों के ऊपर हम लोग इस बार डिस्कस कर रहे हैं। 26वां संविधान संशोधन आया, उससे क्या हुआ? राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिया गया? राजाओं को जो पेंशन मिल रही थी, उनकी जागीरें जो जब्त की गई थी, उनके एवज में जागीरें ली गई थी, उनके एवज में जो है उनको क्या दिया जाता था? पहले प्रिवी पर्स दिए जाते थे, और उन प्रिवी पर्सों का खात्मा कर दिया गया। ठीक है, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण वाद है वो है महाराजा माधवराव सिंधिया वाद। ठीक है, महाराजा माधवराव सिंधिया वाद के तहत ये निर्णय दिया गया, जो प्रिवी पर्स समाप्ति से संबंधित था। और इसी तरह से 1969 जो बड़ा महत्वपूर्ण कदम पूरी राष्ट्र की तरफ था, RC कूपर वाद, और इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित मामला था। 1969 में इंदिरा सरकार का समय, और आप लोग ध्यान दें क्या हुआ, कितने ही कुछ बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, उनको शेड्यूल्ड बैंक की सूची में डाल दिया गया। ठीक है, आज की स्थिति यह है कि अनुच्छेद 31 जो है यह एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति अर्जन का आपका कानूनी अधिकार है। इसको न्यायालय का उतना संरक्षण प्राप्त नहीं है जितना किसकी भाग 3 में किसी अधिकार को प्राप्त होता है। ठीक है,
अब यदि सामान्य रूप से हम लॉ की बात करें तो अब किसान की यदि भूमि को सीलिंग में जो है अगर अधिकृत की जाती है किसान की भूमि, तो मार्केट रेट पर या जो भी तय होती है, गवर्नमेंट तय करती है, उस रेट पर उसको पैसा दिया जाता है। 2 गुना 3 गुना मार्केट रेट से, जो भी उस समय के प्रावधान होते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ चलती है। और एक बात और, अल्पसंख्यकों की यदि शैक्षणिक संस्था है और वो जो है सीलिंग के दायरे में आती है तो मार्केट रेट पर पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और इसे मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है आपको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में, कहाँ, भाग 12 अनुच्छेद 300 क में, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे अंकित कर दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों।